हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है, जो रेशोज़ में होती है, वो हमने ऑलरेडी कर ही ली है पिछले कुछ क्लासेज में। अभी जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ पर आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपने देखा होगा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल जब आप x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हो, x की वैल्यू 1, 2, 3, -3, x की वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। उस रियल नंबर के लिए जब आप कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हो तो वहाँ पर दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर होता है हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब वहाँ पर x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होती कि भाई x की वैल्यू ये है। वहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 3। तो यहाँ पर जो 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर डेसिमल्स वाले पॉइंट भी सारे आ जाते हैं, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल में एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती है, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। अब जब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, रैंडमली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो और वहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम आए। दो आउटकम मतलब एक सक्सेस और एक फेलियर। जो आउटकम हमें चाहिए उसको हम सक्सेस कंसिडर करेंगे और जो आउटकम हमें नहीं चाहिए उसको फेलियर कंसिडर करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल या फिर बर्नौली स्टाइल भी आप इसको बोल सकते हैं। द टू रिजल्ट्स आर कॉल्ड सक्सेस एंड द फेलियर इन द प्रोबेबिलिटी। For example, in tossing a coin, one side may be designated as success and the other as failure. अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हेड यहाँ पर कंसीडर होगा सक्सेस और टेल कंसीडर होगा फेलियर। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी टेल की, तो टेल हो जाएगा सक्सेस और हेड हो जाएगा फेलियर। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो सक्सेस है, जिसकी नहीं फाइंड करनी है वो फेलियर है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है या नहीं है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो उसके अंदर n हमेशा फाइनाइट होगा बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। यानी एक्सपेरिमेंट जब आप स्टार्ट करोगे ना, उससे पहले क्लियर होगा कि भाई n आपको इतनी बार करना है। n का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको एक्सपेरिमेंट कितनी बार करना है वो क्लियर होगा कि इतनी बार होगा। ईच ट्रायल हैज़ द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसके बाद कहता है द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल। जो भी रिजल्ट होगा ना ट्रायल का, वो पिछले ट्रायल में क्या हुआ उससे इंडिपेंडेंट होगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो ये बात भी इसी को ही जस्टिफाई कर रही है कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का, अगर आपने मान लो 5 बॉल आपके पास है, उन 5 बॉल में से 2 रेड हो गई और 3 वाइट हो गई, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, 2 रेड बॉल की। अब उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपने जो पहली रेड बॉल निकाली प्रोबेबिलिटी बनी 2/5। जो अगली रेड बॉल निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। तो पहले प्रोबेबिलिटी 2/5 थी जब, लेकिन अगली रेड बॉल जब आपने निकाली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो गई। तो अगर यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह क्वेश्चन में होता विद रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल आपने निकाली थी वही बॉल आपने वापस डाल दी, तो पहले केस में जब आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 2/5 आएगी, दूसरे केस में भी निकालोगे तो भी 2/5 ही आएगी। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ऐसे अगर कॉइन होता है या फिर डाइस होती है, कॉइन में ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होता है, आपको उसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि कॉइन के अंदर हेड और टेल आता है। आप एक बार उछालोगे हेड आ गया, तो अगली बार ऐसा नहीं है कि आप हेड को वहाँ से हटा दोगे, हेड तो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा ना, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है। सेम ऐसे डाइस के केस में होता है कि डाइस में भी ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट हो रही है। वहाँ पर जो नंबर एक बार आ गया आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो इन केसेस में लिखा नहीं होता, अदरवाइज क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वही विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। जो बाइनोमियल वेरिएबल है, क्योंकि ये बाई मॉडल होता है, बाई मॉडल मतलब इसमें n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और p यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस, इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर दें
तो बाइनोमियल वेरिएबल को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आपको पता लग गया कि भाई ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। अब वहाँ पर आपको निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होगा, Px इक्वल्स टू आर। आर का मतलब हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेस। अगर आपको बॉल निकालनी है तो कितनी बॉल निकालनी है, 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, तो वो यहाँ पर आर की वैल्यू बनेगी। तो इसका फार्मूला होता है NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R। ये कॉम्बिनेशन का यूज़ करके NCR को सॉल्व कर देंगे। P की पावर R मतलब जो सक्सेस होगी उसकी प्रोबेबिलिटी की पावर R, और जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी की पावर N माइनस R। अब इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालना हमसे पूछ सकता है, हमसे मीन, वेरिएंस, मॉड, ये सब चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो मीन होता है N इंटू में P के बराबर, यानी जो भी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मीन निकल जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, आपको Q से मल्टीप्लाई कर देना उसको, N इंटू P इंटू में Q। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करेंगे तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर मॉड चलो मॉड आगे दिया हुआ है, उससे पहले यहाँ पर कहता है कि n ग्रेटर देन 0 पी क्यू इज आल्सो ग्रेटर देन 0। n नंबर ऑफ ट्रायल जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो भी हमें पता है कि नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसलिए जो फंक्शन जो भी बनेगा यहाँ पर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगी। तो अब यहाँ पर जितने भी प्रोबेबिलिटी बनेंगी, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, जब आप x की वैल्यू रैंडम वेरिएबल आपने फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू ये होगी, उन सब की आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो जो बेसिक रूल है भाई इनका सम हमेशा 1 के बराबर आता है, तो वो 1 के बराबर ही आएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 2 पैरामीटर n and p, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन दैट इफ द वैल्यू ऑफ n and p आर नोन देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन कम्प्लीटली। अगर आपको n पता है, अगर आपको p पता है, तो p की हेल्प से आप q भी निकाल सकते हो, क्योंकि p प्लस q दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको n और p पता है तो आप इसकी पूरी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फाइंड कर सकते हैं। वेरिएंस कहता है कि वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। वेरिएंस की वैल्यू हमेशा मीन से कम ही निकलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस होगी n अपॉन में 4। चाहे किसी भी आप ट्रायल का एक्सपोर निकाल रहे हो वेरिएंस, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू n अपॉन 4 के बराबर ही हो सकती है। अब इसमें आपसे अगर मॉड पूछता है तो मॉड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मॉड का मतलब आप मॉड निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले n प्लस 1 इंटू में p फाइंड करना है। n का मतलब वही नंबर ऑफ ट्रायल, प्लस 1 करेंगे इंटू में p कर देंगे। अगर ये ऐसा करने के बाद अगर आपकी वैल्यू इंटीजर आती है तो उस केस में ये बाई मॉडल मॉड होगा। बाई मॉडल का मतलब उसके अंदर 2 मॉड निकलेंगे। वो 2 मॉड कौन कौन से होंगे, एक तो n प्लस 1 p इंटू में खुद होगा, और एक इससे पिछली वाली वैल्यू होगी n प्लस 1 p माइनस 1। ये दो वैल्यू जो आएंगी ये दोनों की दोनों मॉड होंगी। लेकिन अगर इसका रिजल्ट करने पर n प्लस 1 इंटू में p करने पर आपके पास इंटीजर नहीं आता है, नॉन इंटीजर आता है, तो उस केस में यूनी मॉडल होगा, मतलब इसका एक मॉड हम निकाल सकते हैं। अब वो मॉड क्या होगा, वो मॉड होगा लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन n प्लस 1 इंटू में p। जो n प्लस 1 इंटू में p वैल्यू आएगी उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा, जैसे मान लो आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू आ गई 2.3, तो 2.3 में जो लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन है, लार्जेस्ट इंटीजर वहाँ पर क्या है, 2 है, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर आ जाएगी, मॉड इसका 2 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि x और y अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये आपके पास बाइनोमियल वेरिएबल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, n1 इंटू में p और y के लिए होगा n2 p। तो x प्लस वाई अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो सम करने पर क्या होगा, n1 प्लस n2, नंबर ऑफ ट्रायल तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी p प्लस p 2p नहीं करनी है, प्रोबेबिलिटी एक ही बार लिखनी है, प्रोबेबिलिटी आपको p ही लिखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल आपकी टोटल ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 16.1, इसके अंदर कहता है कि कॉइन को अगर आपने 10 बार टॉस किया, अब कॉइन है क्योंकि कॉइन में ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, आपने इसको 10 बार टॉस किया, तो 10 बार टॉस करने का मतलब है n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू आ गई 10। एज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब कॉइन फेयर है, दोनों के टेल और हेड आने की जो चांसेस है बराबर बराबर है, तो p की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2
और Q की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड। अब यहाँ पर जो 4 हेड है ये सक्सेस है, यानी x इक्वल्स टू 4 आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे हम NCR, कितनी बार टॉस कर रहे हैं 10 बार, 10C4। P कितना है आपके पास 1/2, इसकी पावर आ जाएगी 4 और यहाँ पर आएगा 1/2 10 - 4। तो लेकिन जब भी कॉइन होगा ना, तो कॉइन में आप अगर फेयर कॉइन होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों आपकी सेम सेम आएंगी, 1/2 आएगा। तो आप इन दोनों की पावर इकट्ठी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको सीधा 10C4 1/2 की पावर 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे वही आना है, ठीक है। लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास P और Q दोनों इक्वल होंगे। अब 10C4 को आप सॉल्व कर देंगे, 10C4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कितनी 210 और 1/2 की पावर 10 होता है 1024। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 105/512। ऐसे अगर कहता है एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड का मतलब हो जाएगा कि कम से कम 4 हेड होने चाहिए, तो 4 या उससे ज़्यादा। तो आपको इसमें क्या करना है P4 P5 P6 इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है 10 तक, इन सबको ऐड करना है। अब अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो इसकी बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस, इसमें से कौन कौन से रैंडम वेरिएबल रह गए। देखो x यहाँ 0 भी हो सकता था ना, कि आपने कॉइन को टॉस किया और हेड नहीं आया, तो मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो P0 P1 P2 और P3 इन सबको आप माइनस कर दो 1 में से, क्योंकि मैं पता है कि जो एलिमेंट्री इवेंट होते हैं अगर P0 से मैं P10 तक सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उनका टोटल करूंगा तो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर पूछा हमसे सिर्फ P4 से P10 तक है, तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आपको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 वहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जब हम इसको लेंगे PC0 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 10C0 और 1/10 की पावर सीधा आप 10 लिख दो। ऐसे यहाँ 10C1 1/2 की पावर 10, 10C2 फिर 1/2 की पावर 10, 10C3 फिर 1/2 की पावर 10। अब यहाँ से जो 1/2 है उसकी पावर 10 आप कॉमन निकाल दो, 1/2 की पावर 10 कॉमन निकाल दो, बाकी जो बचेगा उसको आप सॉल्व कर देना। 10C0 1 के बराबर हो गया, 10C1 10 हो गया, 10C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 और 10C3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना 10 9 8 अपॉन में 3 × 2 120। इन सबको ऐड करा 2 की पावर 10 यानी 1024 है। इन सबको कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 837, टोटल सारा 837 अपॉन में 1024। ऐसे जब आप निकालेंगे एटमोस्ट 3 हेड, तो एटमोस्ट 3 हेड का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी आप इसमें P0 से स्टार्ट करके और P3 तक आप निकाल देंगे। यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा और इसको ऐसी की ऐसी सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और ये 1 को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचेगा वो हमारा आंसर आएगा, वो बनेगा आपके पास 11/64। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपको, ये डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये रैंडम वेरिएबल हो गया और ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसके इस मेथड को हम क्या नाम और दे सकते हैं, इस मेथड को मेथड ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई n की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो इसके लिए आपको बस करना क्या है, जैसे आप मीन निकालते थे, उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना सीखा था, तो हम इसका मीन निकालेंगे। उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 3 1 × 6 2 × 10 3 × 8 4 × 3 और 5 × 2।
इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर मीन निकाल लेंगे। तो मीन हमारे पास आ गया ये 2.25, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से टेबल क्रिएट कर देनी है। एक्स की वैल्यू ये आ गई आपके पास, और जो टोटल दे रखा था हमारे पास, इसका जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का, इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारे पास 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर अब जो जो हमारे पास वैल्यू थी, प्रोबेबिलिटी की हमने वैल्यू निकाल ली। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.45, तो इसको राउंड ऑफ करके आपने 0.4 ले लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा इसके सबकी प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो होता है 5CR, आर की जगह आप x रख सकते हो, 0.4 की पावर r, 0.6 की पावर 5 माइनस r। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, p हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, n हमें दे रखा था। तो अब इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी निकाल के आपके पास ये कॉलम बन गया। उसके बाद हमें निकालनी है इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आपके पास आई है उस वैल्यू को, जो आपका n था, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 32 को fx से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमारा टोटल 32 था फ्रीक्वेंसी का। तो उससे आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएंगी। इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास ये आ गई। इनका भी टोटल आप करोगे तो 32 ही आ रहा है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो ये थी, और ये हमारी निकल गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपको लाइन यहाँ पर फिट करनी है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास केस आता है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि भाई अगर आपके पास n यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके कंपैरेटिवली अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो वो बहुत छोटी हो जाए, तो फिर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, फिर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करो। जैसे कि अगर आपको एक टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर अगर नंबर ऑफ एरर्स फाइंड करने कि कितने वर्ड्स उसके अंदर गलत हैं, तो किसी एक, जैसे ये टेक्स्ट बुक हमारे पास है इसकी, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बुक में बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन अगर इसके अंदर हम एरर देखें तो बहुत कम एरर हमें देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर n हो ना, n का मतलब जो नंबर ऑफ वर्ड्स आगे, इट गोज़ टू इन्फिनिटी, लगभग ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर उसके मुकाबले में हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि भाई हम वहाँ पर जो रॉन्ग वर्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी, मतलब बहुत कम होगी। 0 तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट बहुत कम होगी। तो अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप वहाँ पर ही निकालेंगे जहाँ पर n आपको बहुत ज़्यादा दे रखा हो और उसके कंपेयर में जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो बहुत कम दे रखी हो, ठीक है। आप इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। अब इसके अंदर जब आप n को p से मल्टीप्लाई करोगे, n को p से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे हम m, और ये m जो होगा ये हमेशा फाइनाइट होगा। अब इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला आपको यूज़ करना है इसके अंदर पी आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एम और एम रेज टू पावर आर इंटू में आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेट, ई रेज टू पावर माइनस एम फिर एम रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ये आपको फार्मूला इसमें यूज़ करना है। अब जो पॉइसन वेरिएबल होता है ये यूनी मॉडल होता है, मतलब ये एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है m। अगर आपके पास m की वैल्यू मिल जाएगी तो m की वैल्यू मिलने से आप किसी भी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर r क्या आ रहा है, r आपके पास नंबर ऑफ सक्सेस होता है। तो अगर हमें सक्सेस 2 दे दी, 3 दे दी, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, m हमें मिल जाएगा और ई रेज टू पावर माइनस एम की वैल्यू आपको टेबल के थ्रू मिल जाएगी। तो यानी इसमें जो पॉइसन वेरिएबल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, x इक्वलेंट टू पी एम, क्योंकि यहाँ पर m के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर m आपके पास है तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। अब इसका मीन और वेरिएंस वगैरह कैसे निकालते हैं, मीन इसका m के बराबर ही होता है, ठीक है, और जो वेरिएंस होता है इसमें वो भी m के बराबर ही होता है, यानी इसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, मतलब पॉजिटिव साइड जो होता है इसकी टेल ज़्यादा होती है। सिंस ई रेज टू पावर माइनस एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एम, ई रेज टू पावर माइनस एम को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, और इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका सम करेंगे वो 1 के बराबर आएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एज इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द ओनली वन पैरामीटर, लैम्डा कह सकते हो, किसी किसी बुक में लैम्डा होता है, किसी किसी बुक में ये आपकी बुक में एम यूज़ कर रखा है। तो यूनी पैरामीट्रिक होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी 2 मोड हो सकते हैं या फिर 1 मोड हो सकता है। अब वो कैसे पता लगेगा, वही आप n+1 इंटू में p निकालेंगे।
अगर n+1 इंटू पी करेंगे तो आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ये बाई मॉडल होगा। और वो मोड क्या होगा, एक होगा उसमें से m और एक होगा m-1। और अगर आप n+1 इंटू में p करोगे तो वो करने पर अगर आपके पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू आती है तो ये यूनी मॉडल होगा, मतलब एक मोड पॉसिबल होगा, और वो मोड पॉसिबल होगा लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन m, जैसे हमने उसमें बाइनोमियल में किया था, सेम उसी तरीके से। इसकी भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में x और y अगर दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर आप x इक्वलेंट टू पी m1 है, y इक्वलेंट टू पी m2 है, तो आप x प्लस वाई करेंगे तो आ जाएगा m1 प्लस में m2। उसके बाद फिटिंग है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए भी आपके पास क्या तरीका है, यहाँ पर आपके पास ये डाटा दे रखा है, ठीक है। इसी में भी आप ऐसे मीन निकाल लेंगे, पहले मीन निकालेंगे, इसका मीन आ जाएगा आपके पास 0.6, और मीन आने के बाद सबकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल कर फिर आपने इनकी टेबल बना दी, 0, 1, 2, 3 या 4 और मोर जो भी आपको दे रखा था, हमने इसकी fx की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। fx की वैल्यू निकालने के बाद उसको n से मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी था उसको इन वैल्यूज से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी वो भी यही थी, तो ये दोनों लगभग बराबर ही आ जाती हैं। तो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, जहाँ पर हम x जो रैंडम वेरिएबल होता है उसके लिए हम वहाँ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब x रैंडम वेरिएबल ना हो, इंटरवल्स में आपको दे रखा हो कि अगर बोल दिया जाए x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 या लेस देन 3, ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल जहाँ पर होगा वहाँ पर आप यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको MCQs क्वेश्चन में काम आएंगी, तो उनके हम क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने उससे, लेकिन हाँ आपको MCQs में काम आएंगी, तो उनको आप याद करें। जब सबसे पहला क्या था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, अब इस फंक्शन में अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो इसको हम बोल देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की अगर इंटीग्रल वैल्यू निकालते हो तो ये 1 के बराबर होगा। इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है याद रख लेना कि ये 1 के बराबर होनी चाहिए। और अगर आप प्रोबेबिलिटी a से लेकर b तक की निकालना चाहते हो तो fx का इंटीग्रेशन a से लेकर b तक हम करेंगे तो उसके बराबर होगा। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बाई पैरामीट्रिक होता है, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू आएगी म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसको आप जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये मीन डेविएशन सिग्मा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इसके बराबर होगा। इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं 0.8 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल 1 होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 हो जाएगा म्यू प्लस में 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन, या क्वार्टाइल डेविएशन खाली पूछा जाएगा तो 0.675 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन। रेशो बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इन तीनों की रेशो आपसे पूछते हैं तो 10, 12 और 15 की रेशो में ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके अंदर एक बेल शेप कर्व आता है जो कि सिमेट्रिक होता है अबाउट ए वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पर जब, क्योंकि डाटा सिमेट्रिक होता है, जितना इधर है उतना ही इधर है, तो इस पर जब मीन, मीडियन और मॉड तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ये तीनों आपस में बराबर हो जाती है। इसमें जो ये ग्राफ होता है इसको अगर आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितना मर्जी आप बढ़ा लो, इसको जब आप बढ़ाओगे तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी तक आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो। द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। तो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको याद कर लेना है कि नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन ये है। इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपको जो इंटरवल होगा उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर डाटा जो है ये सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट डाटा सिमेट्रिक है, यहाँ पर z की वैल्यू 0 है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हो कि x की वैल्यू म्यू के बराबर है। तो म्यू में से आप जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक कम करोगे तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, म्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आ जाएंगे, म्यू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ आ जाएंगे। सेम ऐसे राइट हैंड साइड पे आप जाओगे तो अगर आपको वैल्यू पूछी जाती है भाई म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर म्यू तक, इस इंटरवल के बीच का जो प्रोबेबिलिटी आपकी वो ये आ जाएगी 34.135%। उसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो आ जाएगा 0.34135%,
ठीक है। म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो आगे 0.34135%। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ मिलेंगी भाई, एक्स की वैल्यू जो भी आपको म्यू मिलेगा यहाँ पर, और म्यू में से आप इस सिग्मा को माइनस करेंगे तो उस इंटरवल के बीच की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या हम इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आपको दे दी जाए, अगर इसके सेंटर में या इससे थोड़ा सा इधर या उधर, मतलब इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू दे दी जाए, तो क्या हम उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकालना सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो जो x की जो वैल्यू है ना, उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू निकालते हैं। तो उस वैल्यू को बोलते हैं यहाँ पर z। जो वैल्यू यहाँ पर x की थी, जो वैल्यू यहाँ पर ये x की वैल्यू थी, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर z। अब इसको स्टैंडर्ड करने का तरीका क्या है, जब भी हम स्टैंडर्ड करते हैं तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 1 के बराबर होता है और म्यू 0 के बराबर होता है। यानी मीन 0 के बराबर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होता है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है 1/√2 पाई e⁻²-2। तो यहाँ से जो x रेंडम वेरिएबल होता है उसको कन्वर्ट करने का ये फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ z = x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है कि z हैज़ मीन, मीडियन एंड मॉड ऑल इक्वल्स टू 0। अब जो z की वैल्यू आती है उस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मॉड तीनों की वैल्यू 0 के बराबर होती है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z इज 1। आल्सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन and quartile deviation are 0.8 and 0.675 respectively. The standard normal distribution is symmetrical about the z equals to 0. The 2 point of a inflection of the probability curve of the standard normal distribution are -1 and 1. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ से कर्व अपना नेचर चेंज करता है, तो वो 2 पॉइंट पर चेंज करेगा, एक -1 पर और एक +1 पर। द टू टेल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो दोनों टेल होती है उसकी वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस को टच नहीं करती हैं। आप उसको इन्फिनिटी दोनों साइड जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये कहता है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि बाई पैरामेट्रिक होता है एज इट कैरेक्टराइज्ड बाय द 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। Once the 2 parameters are known, the normal distribution is completely specified. The normal distribution is symmetrical about x equals to mu. As such, its skewness is 0. Skewness is 0 मतलब symmetric होता है दोनों तरफ. The normal curve is neither inclined move towards the right, not towards the left. then दोनों तरफ ये symmetrical होता है. The normal curve y equals to fx has a 2 point of inflection to be given by x equals to mu minus sigma and mu plus में sigma. At these 2 points, the normal curve changes its curvature from the concave to the convex and from convex to concave. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये पॉइंट होते हैं -1 और +1। और अगर आप नॉर्मल कर्व की बात करोगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस में सिग्मा। अब क्योंकि इसके अंदर भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आप में इसका दो आपके पास वेरिएबल दे रखे हैं x + y और z के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी μ1 प्लस में μ2 और σ1² प्लस में σ2²। तो इस तरीके से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज़ करेंगे। अब इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो सारे आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और ये जो z वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो z वैल्यू होती है वो आपको टेबल के थ्रू मिलेगी, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको टेबल के थ्रू निकालना होगा। तो हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें निकालना भी सीख लेंगे किस तरह से आप वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।